सवाल के साथ फात शहबाज खान, अहम तरीन रिमार्क्स आज अतर मनीला साहब के, जिससे प्रोग्राम का हम आगाज कर रहे हैं। पीटीआई की जानिब से मुसलसल शिकायत थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ये शिकायत हमारे सामने नहीं है, आई एम सॉरी, चीफ साहब ने इसका ये जवाब दिया। मुझे बात मुकम्मल करने दें। हम बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, हमने वोटर के हकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक जमात के की मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था, रियासत और इदारों का मुसलसल दबाव था, उनको शिकायत थी, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और हम ये तासुर दे रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अदालत की अप्रोच क्या होनी चाहिए? अतर मनीला साहब के ये अहम तरीन रिमार्क्स थे, जिसमें उन्होंने काजी साहब को टोकते हुए बात की। फवाद चौधरी साहब का बड़ा अहम ट्वीट था आज कि सुप्रीम कोर्ट अब बुनियादी नुकता जिस पर बहस कर रही है वो ये है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देनी चाहिए कि सुन्नी इत्तेहाद को। ये बहस ही नहीं कि मखसूस नशिस्तें किसी और पार्टी को दी जा सकती हैं, वो कह रहे हैं ये बहस अब नहीं है कि किसी और पार्टी को भी ये दी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस अपने गलत फैसले को जरूरत से ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं। अतर मनीला, मंदो खेल और मुनीब अख्तर ने इंतहाई दानिशमंदाना सवाल किए। फवाद चौधरी साहब का ये ट्वीट, और इसमें जो अहम तरीन बात थी कि पीटीआई उम्मीदवार जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे देते कि उन्हें बल्ले का निशान दिया जाए। चीफ साहब ने यह बात की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ऐसा नहीं हो सकता। मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बल्ले का निशान दिया जाता तो वो तौहीन अदालत के जिम्मे में आता, क्योंकि बैलेट पेपर में मौजूद नहीं था, तो ये पॉसिबल नहीं था, वर्केबल नहीं था। मतलब इससे पीटीआई वो काम बिलवास्ता करती जो बिलावास्ता नहीं कर सकती। मुनीब अख्तर साहब ने, जो जस्टिस साहब हैं, उन्होंने मजीद उसे उसकी ऑब्जर्वेशन दी। क्या हमारे फैसले में ऐसा कुछ लिखा है कि उम्मीदवार को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता? चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा पूछा। और जो जस्टिस आशा मलिक साहबा, उनकी जानिब से रिमार्क्स देने पर चीफ जस्टिस ने उन्होंने टोका और कहा कि वकील को आप जवाब देने दें। इसमें इंतहाई अहम बात थी जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब अदालती फैसले के इन असरात की बात कर रहे हैं जो है ही नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंतक यह है कि बल्ले का निशान किसी को नहीं मिल सकता। मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा। हमने हलफ जो है मंतक पर नहीं, आइन की रूह पर लिया है। चीफ साहब ने यह कहा तो एक ज़बरदस्त बात, जो इंपॉर्टेंट नुकता था, वो उठाया वकील साहब ने, फैसल सदीकी साहब ने। मैं हल्के फुल्के अंदाज में बात कहना चाहता हूं, इंतहाई अदब के साथ। अगर चीफ जस्टिस अपने फैसले में डिस्क्लेमर दे देते कि फैसले का यह मतलब ना समझा जाए तो सूरत हाल तब्दील होती। तो चीफ साहब ने कहा मैं हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देता हूं। अगर वो पार्टी जिसकी नुमाइंदगी आप हमारे सामने नहीं कर रहे वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेती तो मसला ना होता। अब इस पर कुछ जजी साहबान ने बताया कि वो तो रिव्यू में चीज़ें पड़ी हैं, तो आप इधर ये बात करेंगे तो उधर फिर क्या होगा। मामला जो हैं वो फुल कोर्ट के किस तरफ जाएंगे और हालात किस करवट बैठेंगे। साइफर का केस उड़ने के बाद अब स्ट्रेटजी क्या बनेगी, क्या हालात होंगे। नजम सेठी साहब, मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि भुट्टो साहब का मामला हुआ तो अदलिया जो थी वो भुट्टो साहब के साथ नहीं खड़ी थी। नवाज शरीफ साहब का मामला हुआ तो अदलिया जो है नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं खड़ी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अब इमरान खान का मामला है तो अब मामला ज़रा मुख्तलिफ है। इसे हम पूछते हैं। सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। इमरान याकूब खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम नवीस हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आप तशरीफ लाए। एजाज सैयद साहब, तहकीकाती सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम। एजाज भाई आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान गिल साहब कानूनी माहिर हैं और क्रॉस एग्जामिन की ऑफ स्पिन्स करवाते रहते हैं अक्सर। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो खान साहब से करूँगा। इमरान भाई, मुझे ये आपसे जानना है कि ये हालात अब आपको कोई नई पल्स की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, या हालात आपको नॉर्मल और वही रूटीन है और कुछ ऐसा कुछ चेंज या तब्दीली की तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि हालात जो है ना वो इस वक्त ऐसे हैं पाकिस्तान के कि इसमें कुछ ना कुछ नया हो के रहेगा। चाहे मैं, आप या एजाज सैयद साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें या ये बात कहें कि जी नया कुछ नहीं, ये मामला इसी तरह से चलेंगे, लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ इस तरह से रुकी रहे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप ये देखें कि हमें इससे पहले, आप ख़ुद भी कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, तो आपने देखा, मुझे इससे पहले इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कभी भी किसी केस में ये इस तरह से नहीं हुआ कि मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस हों वहाँ पे अदालत में मौजूद, उनके साथ जो दूसरे जज साहिबान हों वो आपस में एक दूसरे को रिमार्क्स देते वक्त टोकें या एक दूसरे के रिमार्क्स बिल्कुल एक दूसरे से मुतसादम इस तरह से हों कि दोनों का नुक्ता नज़र ही बिल्कुल डिफरेंट हो। तो ये लग ऐसे रहा है कि जो हम हमेशा बात करते थे कि मुआशरे में देखें पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ये चीज़ें हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद कोई ग्रुपिंग है इस तरह, तो आज वो बड़ी वाजे होकर सामने आई हैं चीज़ें।
अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हुए डर भी लगता है कि पता नहीं फिर कोई तौहीन अदालत का नोटिस ही ना आ जाए। लेकिन बात ये है कि ये आपको मानना पड़ेगा कि जो चीज़ें जिस डगर पे पहुंच गई हैं, अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि चीज़ें यहाँ पे ठहराव का शिकार ठीक है, हो। नजम सेठी साहब, आखिरी लाइन में ज़रूर कहूँगा, जी, जी। नजम सेठी साहब का आपने जिक्र किया, तो सेठी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में ये बात कही है कि अब जो मामला है वो किसी तरफ लग के ही रहेगा, क्योंकि अच्छा, दोनों तरफ ये से। बड़ी आम बात, बड़ी हाँ आम बात। एजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फहद भाई, आप ठीक हैं? एजाज भाई, मुझे आपसे ये जानना है कि नवाज शरीफ साहब अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो आपने जो है वो तहरीर एक लिखी कि वो गिरफ्तार होंगे और क्या मंजरनामा होगा। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी पे भी आपने इसी तरह किया। तो मैं चाह रहा हूं कि जो किताब के लिए आप सारी खबरें इकट्ठी कर रहे हैं, और आप क्योंकि साहिब किताब भी हैं, तो उससे पहले कुछ अपनी जंबील में से कुछ खबरें अता करें, बताएं आने वाले कोई 5-6 महीने क्या हैं। बहुत शुक्रिया फहद भाई। फहद भाई, बात यह है कि आपको पता है मैं कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से दस्तयाब नहीं था, लेकिन जो चीज़ें पाकिस्तान की पावर डायनेमिक्स हैं वो तो अभी तब्दील नहीं हुई। पाकिस्तान की जो पावर डायनेमिक्स है उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा कलीदी किरदार है। हमें अच्छा लगे या ना लगे, एक अलग बात है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो सूरत हाल है। फिर पाकिस्तान की पावर डायनेमिक्स में रिलीजियस नैरेटिव का उसका एक बड़ा रोल है, और आज की जो पाकिस्तान की पावर डायनेमिक्स है उसमें इमरान खान या उनकी जमात का एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार है, वो इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन जो असल जो झगड़ा है या असल लड़ाई है वो तो पहले तो हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, और ज़ाहिर है पीटीआई रिसीविंग एंड के ऊपर थी, इमरान खान साहब रिसीविंग एंड पे थे। 9 मई के मामलात के ऊपर एक नैरेटिव भी पूरा डेवलप किया गया था, जिसको काफ़ी हद तक इसमें वज़न भी था, ये नहीं था कि वज़न नहीं था। लेकिन अब वो जो लड़ाई है, वो झगड़ा है, वो बदल चुका है। अब इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जो जुडिशरी है वो हो चुका है। तो देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी का नतीजा क्या निकलता है। अगर तो बाज़ जजेस की रिमूवल हुई या बाज़ जजेस को घर भेजने की बात की गई, गुस्से में आकर ज़ाहिर हुकूमत जो है वो रेफरेंस भेज सकती है। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे को इतने मौसर प्राइम मिनिस्टर अगर कहें इन मैनी वेज वो नहीं है, तो ये एक नई सूरत हाल पैदा कर सकती है इन दैट सेंस कि जो अभी थोड़ी देर पहले कहा किसी भाई ने कि ये जी सूरत हाल बदलेगी, तो मेरे ख्याल में सूरत हाल बदलेगी नहीं उस तरह से। एक नई सिस्टमेटिक सिचुएशन ज़रूर पैदा होगी कि जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में एक लॉयर्स मूवमेंट चल पड़ी थी, वो लॉयर्स मूवमेंट जो है वो शायद चल पड़े, सियासी जमातें उनके पीछे आ जाएं। लेकिन फौरी तौर पे ऐसा होता हुआ अभी लग नहीं रहा, क्योंकि जो दोनों अतराफ़ हैं वो अपने अपने कार्ड बड़े एहतियात के साथ खेल रहे हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक झगड़े की तरफ, एक तसादम की तरफ बढ़ रही हैं, जो बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी फौरी तौर पे होता हुआ वो नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। गिल साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि अभी आप जो सारे केसेस हैं उनको भी देख रहे हैं, अभी क्या हालात हैं और किस स्टेज पे केसेस हैं, और बाकी जो मानदा केसेस हैं उनका क्या, और साइफर पे खास तौर पे आप क्या गाइड कर सकते हैं? सर देखिए, अभी सिर्फ एक केस जो है ना, इद्दत के दौरान निकाह वाला, वो केस रह गया जिसमें अभी इमरान खान और बुशरा इमरान खान साहबा की सज़ा इंटैक्ट है, बाकी है। बाकी के जो केसेस थे, साइफर का फैसला आपके सामने कल आया, और साइफर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ऑनरेबली एक्विट किया इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। उसकी रीज़न ये थी कि साइफर में केस में जो फ़र्द जुर्म आयद की गई, जो इस्तगासा का मौक़िफ़ था, इस्तगासा उसको कानूनी तरीके से शहादत अदालत में पेश करके साबित करने में नाकाम रहा। ठीक है, जिसकी वजह से और कोई ऑप्शन नहीं था। और आपने देखा होगा पिछली 1-2 हेयरिंग्स में इस्तगासा की तरफ से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स थे, उनका इवन कोर्ट को ये रिक्वेस्ट थी, उनके आर्गूमेंट्स थे कि जी हम इस चीज़ को कंसीड करते हैं कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, तो इस केस को दोबारा वापस रिमांड कर दिया जाए रीट्रायल के लिए। कि उनके पास इतनी स्पेस, इतना वो बचा ही नहीं था कि वो उस केस को डिफेंड कर सकते।
क्योंकि कानून के मुताबिक वो केस ना प्रोसीड हुआ, ना उसमें कोई शहादत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का कोई गुनाह को जुर्म साबित करने के लिए कानून का जो मयार है उस मयार के मुताबिक, उस कसौटी के मुताबिक नहीं आई रिकॉर्ड के ऊपर। बिल्कुल सही है। और जो तोशाखाना केस है उसमें ऑलरेडी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान खान साहबा की सजा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो चुकी है। बिल्कुल सही। अच्छा खान साहब, जो एजाज साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई चेंज और तब्दीली नहीं, बल्कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तसादुम की तरफ है और कोई फौरी तौर पे कोई तसादुम भी नहीं है, जो बात एजाज सैयद कर रहे थे। खान साहब देखें, गुजारिश ये है कि मैंने कब ये कहा कि अभी ये होने लगा है। ये मामला तो ऐसे तो नहीं होता कि अभी आपने एक कागज़ इधर से डाला और दूसरी तरफ से फ़ोटो कापी निकल आई। मामला बनते 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 एजाज सैयद साहब मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, हम इकट्ठे इदारे में काम भी करते रहे हैं और मैं तो ख़ुद ज़ाती तौर पे इनका बड़ा मोतरफ़ हूँ। गुजारिश सिर्फ ये है कि मैं तो जो है ना एक फॉलोअर के तौर पे पॉलिटिक्स के ये समझता हूँ कि चीज़ें जिस तरफ चली गई हैं, जो लड़ाई जिस तरह एजाज सैयद ने बताया कि लड़ाई अब तहरीक इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट की उस तरह से नहीं रही, लड़ाई अब हो गई है इस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की। और एक बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर आप जमहूरी तरीक़ों में जाएँ, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक जाएँ, तो जो अदलिया होती है, जो जुडिशली होती है, वो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस होती है। और फिर जब कभी भी अगर आप अपनी हिस्ट्री देखें तो जब कभी भी जुडिशली और इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा हुआ है तो उसमें अल्टीमेटली जीत जुडिशली की हुई है। उसमें अल्टीमेटली कभी ये नहीं हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से जीते। इस्टेब्लिशमेंट बाज़ोर उस पर काबू ज़रूर पा सकती है, जैसे आपने कहा कुछ जजेस को निकाल दिया जाए, कोई इमरजेंसी लगा दी जाए, कोई मार्शल लग जाए या फिर उस तरह का मामला हो जाए, अदरवाइज जुडिशली ही हमेशा जीतती है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इस वक्त पोजीशन ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी एक एग्रेसिव मूड वाले चीफ जस्टिस हैं, वो भी क्रीज से बाहर निकल के छक्का लगाने वाले हैं, वो ठहर के रोक के ठीक है। शॉर्ट ब्रेक एक लेनी है जी हमें, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और बड़ा खान साहब ने उठाया, इमरान याकूब खान साहब ने, वो कह रहे हैं कि इस तरह के तसादुम में अक्सर जुडिशरी जीत जाती है। तो ये भी बात करते हैं, इस पर पूछते हैं कि जीत हार के बगैर भी क्या जो है इसका कोई फैसला हो सकता है, कोई दरमियान में कोई बीच बचाव का रास्ता भी हो सकता है, कोई आग ठंडी भी की जा सकती है, या कोई दंगल ही देख रहे हैं सारे। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। असल में डिस्कशन तो स्टार्ट में शुरू हुआ था कि फुल कोर्ट का मुमकिन फैसला या बेंच में आपस में पाए जाने वाली जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रही हैं, लेकिन बात फिर बढ़ गई आगे, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि इमरान याकूब खान साहब ने कहा कि ये फिर अदलिया जीतती होती है इस तरह के मामलात में, तो वो तो फिर बात और तरफ फिर चले गई। एजाज सैयद साहब, ये कोई हार जीत का मामला भी होता है, और अगर होता है तो फिर इसमें हार जीत का तनासुब कैसे निकाला जाएगा, कैसे मैयर किया जाएगा कि ये हार है ये जीत है, और ये फिर इस पे प्लीज आप गाइड कर दें। बहुत शुक्रिया फहद। मेरे हाल में इमरान भाई जो बात कह रहे हैं वो इतनी गलत नहीं कर रहे, लेकिन मुझे हार जीत की समझ में नहीं आती फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको याद हो कि रेजिस्टेंस की थी अदलिया ने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने 9 मार्च 2007 को पूरी एक तहरीक चली, और पूरी जब तहरीक चली तो बाद में पता चला कि वो जो तहरीक चली थी उसके पीछे भी शायद किसी का इशारा था, और मुशर्रफ साहब को आपको पता मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर भी थे, तो बाद में पता चला कि जनरल कियानी साहब जो है वो तहरीक चलाने वालों के साथ थे। तो मुझे तो जीतने हारने का पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि देखिए नज़र कुछ आता है होता कुछ है। हम जिसको जीत समझ रहे होते हैं पता लगता है बाद में कि वो तो किसी और का ही खेल। एजाज भाई, तो पाकिस्तान की सियासत जितनी सादा है उतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिजाइन करने से इनकार क्यों किया था? रिजाइन नहीं किया था, देखिए क्या करें, इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिजाइन ना करने से इनकार क्यों किया था? देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो इनिशियल रिज़ाइन करने से इनकार किया था वो उनके पास पहले से इस बात के इशारे और एविडेंस मौजूद थी कि उनके ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, ये उनका अपना फ़ैसला था। लेकिन बाद में जब लोग उनके साथ खड़े हो गए और सियासी जमातें उनके साथ खड़ी हो गई,
तो इसी भीड़ में जिसमें मीडिया भी खड़ा था, सियासी जमातें भी खड़ी थी, सिविल सोसाइटी भी खड़ी थी, तो कुछ और लोग भी सादा कपड़ों में आके खड़े हो गए थे अंदर। तो फिर बाद में उन्होंने हाईजैक कर लिया सारे मामले को। नहीं, आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो सुर्खेल थे इस सारी तहरीक के, वो कोई और इशारों पे चल रहे थे बेसिकली, और ये सादा आज़ादी की तहरीक नहीं थी उस वक्त बेसिकली, तो आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो इब्तिदा जो हुई थी इसकी, वो नेचुरल हुई थी, वो फितरी अंदाज में हुई थी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने वाकई सीरियसली रिज़ाइन करने से इनकार किया था, कंटेस्ट किया था, लेकिन बाद में जब जूं तहरीक बनी तो तहरीक एक मौके के ऊपर आके तहरीक के पीछे जो है लोग कुछ और आ गए थे। और फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने खुद जब तहरीक अपने अरूज के ऊपर थी तो वो खुफिया तौर पर मुज़ाकरात कर रहे थे जनरल मुशर्रफ साहब के नुमाइंदों से, और वो जनरल मुशर्रफ साहब को यकीन दिला रहे थे कि मैं उनके लिए आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। तो आपको पता है कि फिर बाद में क्या हुआ, ये पूरी एक तारीख। नहीं, आपने जनरल कियानी साहब से रब्ता भी मेरा ख्याल किया था, किताब में आपने इसका हवाला भी दिया हुआ है। जी मुख्तसर सी ये बात है। तो बात यह है कि उस वक्त तो ये बात बाद में क्लियर हो गई थी कि जो उस वक्त जो खुफिया एजेंसी थी हमारी ISI, उन्होंने इन रोड्स पैदा कर लिए थे लॉयर्स के साथ, और ख़ुद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ बराह रास्त राब्ते थे उनके नुमाइंदों के, और वो उसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ा रहे थे। खान साहब वो कह रहे हैं बेसिकली कि वो अदलिया बहाली की तहरीक में भी सादा कपड़ों में कुछ लोग थे, तो वो कोई जीत जूत नहीं थी मेरा ख्याल है, और वो कहते हैं अनफॉर्चुनेट है जीत और हार के तनाजुर में इसे देखना। आपका क्या टेक? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एजाज, जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान में तो वैसे मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मोस्टली तहरीक जब कोई भी चलती है और वो तहरीक अगर कामयाबी की तरफ चल पड़े तो वो पीछे कोई ना कोई अवामिल होते हैं, और पीछे हमेशा सादा कपड़ों में साथ कोई ना कोई मिल जाता है। लेकिन ये उसी बिना पे उस तहरीक को हाईजैक किया जाता है, या हाईजैक करने की कोशिश की जाती है कि वो उसकी जीत यकीनी देख लेते हैं, उसको फिर वो अपने एंगल से किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये तो फिर उनका फन है ना। अब मैं तो आपके पास यहाँ आ गया हूँ, अब आपने मेरे से क्या निकलवाना है या एजाज सैयद से क्या निकलवाना है, ये आपका फन ठीक है। लिहाजा जीत अल्टीमेटली वो जुडिशली की उसी में बनती है, उसके बाद वो उसको किस तरह से उस जीत को इस्तेमाल करते हैं ये हम मानते हैं। ठीक, एजाज सैयद साहब मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब को आप जेल से बाहर आता कब देख रहे हैं? आपका क्या इस पे ख्याल है, या वो अभी 2025 तक अंदर ही है, मार्च 2025 तक, या कोई चेंज आएगा इस मामले में? देखिए, ये जो तनाज़ा पैदा हुआ है अभी इस्टेब्लिशमेंट का और जुडिशरी का, उस तनाज़े की दो पहलू हैं बड़े। एक पहलू ये है कि जो जजेस हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ उनके कामों में मुदाखलत हो रही है, और आपको पता है 6 जजेस ने ख़त लिखा है। जो दूसरा ये जजेस की तरफ से एक शिकायत है, और इस शिकायत की कुछ टेंजिबल चीज़ें हम भी देखते हैं वो मौजूद है। और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट की एक शिकायत है, वो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जो जुडिशरी है वो इमरान खान को और PTI को वो रिलीफ दे रही है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि देखिए ये तो इन्होंने तो कौमी राइज़ जो हैं वो अफशा किए हैं, या इस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके ऊपर हमला किया है। तो दूसरी जो कंप्लेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट की है, और इस्टेब्लिशमेंट इस कंप्लेंट को बुनियाद बनाकर कुछ शायद इक़दामात कर रही है, जिसको जो अदलिया है वो कहती है कि हमारे काम में मुदाखलत हो। तो ये जो वजह तनाज़ा है, वो वजह तनाज़ा में इमरान खान लाए करते हैं। तो लग क्या रहा है, यानी कि देखिए कि साइफ़र केस जो बना उसमें वो बरी हो गए, मुतअद्दिद केसेस यहाँ पर बने हुए हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब नामजद हैं। 2 दर्जन से ज़ायद FIRs हैं साइफर आपके नज़दीक सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद है। आपके नज़दीक साइफर केस जो था वो कितना वो मोहलक था, कितना संजीदा केस था आपने जो कवर किया, और उसके बाद अब तो खैर फैसला आ गया, लेकिन आपके नज़दीक वो कितना जानलेवा साबित हो सकता था? फहद भाई, बात ये है
कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं उनको उनके मेरिट पर नहीं देखा जाता, उनको सियासी मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है जी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है कि चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन जो केसेस बनाए जाते हैं वो भी सियासी गुस्से में बनाए जाते हैं, और केसेस जब फ़ारग किए जाते हैं तो वो भी एक सियासी मसलहत के बाद फ़ारग होते हैं। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आपने केसेस बना दिए तो वो भी आपने एक सियासी मकासद के लिए बनाए, जब मसलहत हो गई तो वही केसेस एक एक दिन में आपने फ़ारग कर दिए। तो यहाँ तो कोई कानून का और इंसाफ का बोलबाला तो आप नहीं कर रहे, ना इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और हमारी जो अदलिया है वो हैंड इन ग्लव रही है इस्टेब्लिशमेंट की, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो आप अगर ये कहें कि जिन्होंने केस बनाया था वो पूरी नेक नीति से बनाया था और उसे मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहते थे नवाज शरीफ साहब के चक्कर में भी, तो वो तो ऐसा नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल गैमिक था, सज़ा दिलवानी थी, और इधर भी लड़ाई हो चुकी थी, और ये नहीं था कि उधर जो केस के इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं थे, उधर भी मौजूद थे, इधर भी मौजूद है। तो एट दी एंड तो सारे मामला पॉलिटिकल हो जाते हैं। लेकिन एक इसमें बात और है, वो ये है कि क्या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, कोई भी हो, उनको 4 बंदे बैठकर घर भेज सकते हैं? ये फैसला किसने किया था? ये हमारी अदलिया ने किया था। नवाज शरीफ साहब को जब 99 में बरतरफ किया गया था एक फौजी कू के ज़रिए, तो उसकी भी रेटिफिकेशन किसने की थी? हमारी जुडिशरी ने की थी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट थी, फौज थी, उस वक्त खुफिया इदारे थे, अभी भी ये सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर नर्व दिखाने हैं या अगर आपने असूल के मुताबिक बात करनी है तो वो तो उस वक्त करते हैं आप जब सबसे मुश्किल हो बात करना। सच बोलना तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है जब सच बोलना मुश्किल हो। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है जितने बाकी लोग हैं, हम सारे इसमें जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही। मुझे खान साहब से बात करनी, लेकिन अपना गिल साहब, ये साइफर को लेकर बात बार बार हो रही है, तो ये कितना जानदार केस था आपके ख्याल से गिल साहब? देखिए, साइफर केस में बिल्कुल भी ये उस केस को अगर मैं बहसीयत एक कानून के तालिब इल्म के उस नज़र से देखूं तो वो बड़ा एक मज़हक़ा खेज़ केस था, क्योंकि आपको कोई भी रेसिपी बनानी होती है, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसी तरह जब कोई ऑफेंस कमिट होता है, कोई जुर्म होता है, तो उसके भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जब तक वो इंग्रेडिएंट्स पूरे ना हो वो ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता। जैसा कि बड़ा वैलिड क्वेश्चन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता रहा और बेंच पूछता रहा प्रोसिक्यूशन से, इस्तगासा से, कि आप ये बताइए कि इमरान खान को वैसे तो टोटल 5 हेड्स में चार्ज किया गया साइफर केस में, लेकिन 5C और 5D। 5C ये कहता है कि आप प्रॉपर केयर नहीं किसी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की कर सके और दैट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन लॉस्ट। और एक है इलीगल रिटेंशन का, वो कहते हैं कि इलीगल रिटेंशन हुई, या उसका ऑफेंस लगाएं या लॉस का लगाएं, दोनों एक साथ नहीं लग सकते। ठीक है जी, तो इसका जवाब प्रोसिक्यूशन के पास नहीं था। इसी तरह इस केस में जब चार्ज फ्रेम किया गया तो उसमें एक हेड ये था कि इमरान खान ने चूंकि डिस्क्लोज किया एक पब्लिक गैदरिंग में कंटेंट्स ऑफ अ साइफर विद अनऑथोराइज्ड पर्सन, तो अपने ओथ की वायलेशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ है। अब अगर बहसीयत एक कानून के तालिब इल्म आईने पाकिस्तान का मुतालिया करें और उसमें आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अगर ओथ देखें तो उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वो चूंकि पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो किसी भी इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेंगे। ठीक है, मुझे ब्रेक एक शॉट लेनी है। एजाज सैयद साहब के बड़े फेवरेट साफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, उनका ये ट्वीट है, बेसिकली ये रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें वो कह रहे हैं कि 11 बजे 342 का बयान हुआ और 1.5 घंटे बयान जारी रहा और 1 घंटे में अदालत का 77 सफ़हात का फैसला आ गया। और दुनिया में कोई ऐसी अदालत होती है जो दिन 11 बजे मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करे और 1 घंटे के बाद 77 सफ़हात का जो है वो फैसला आ जाए। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ये पहला
अहम तरीन मुकदमा है और डिस्कशन है, जिसमें डिस्कस करते हुए हम हुकूमत की बात ही नहीं कर रहे, और पैनल में किसी मोतबर पैनलिस्ट ने भी गवर्नमेंट का तज़किरा तक नहीं किया। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट इसे किस तरह देख रही है, फोर्सी क्या कर रही है, उसके लिए नविश्ता दीवार क्या है, कुछ भी गवर्नमेंट इसे नहीं देख रही। खान साहब, मुझे इस पे गाइड कीजिएगा कि सारे कार्ड्स आपने बता दिए, अदलिया क्या देख रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या देख रही है, सारे प्लस माइनस सारे आपने डिस्कस कर दिए, कुछ एजाज सैयद साहब ने कुछ माजी के हवाले भी पॉइंट आउट कर दिए। आप अब ये बताइए कि गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, वो क्या कर रही है? गवर्नमेंट वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई हुई है। गवर्नमेंट को ये पता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने डायरेक्ट हुए हैं और इतना ये इसने तोपों का रुख उधर किया हुआ है कि हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें, जो सबसे पावरफुल सेक्टर है, अगर आप उसको ही अपने दुश्मन बनाए रखेंगे और डिक्लेयर कर देंगे कि ये मेरा दुश्मन है, और फिर हर जगह पे टेलीग्राफ में उसके खिलाफ बयानियाँ, उसके खिलाफ ट्वीट, उसके खिलाफ, और मीडिया से गुफ्तगू रोज़ाना की बुनियाद पे उसके खिलाफ, तो ये सारा जो मामला है उसमें गवर्नमेंट को अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत क्या है? गवर्नमेंट दही खा के बैठी हुई है, वो इस इंतज़ार में है कि ठीक है ये कर रहा है, खुद भुगतेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो तो खुद भुगत चुकी है माजी में ना, इसी तरह से भुगत चुकी है ये सारी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट अभी वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए है, और वो इसी में है कि जी आपस में ये जो करते हैं करें, उसके लिए इस पूरी सिचुएशन में विन विन की सिचुएशन है। ठीक है एजाज सईद साहब, ये जजेस के खत लिखने के बाद की जो सिचुएशन बदली बड़ी तेजी के साथ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बेसिकली कि जैसे आपने कहा कि माजी में भी जब देखा गया तो तहरीक के पीछे भी कुछ ऐसे लोग मिले जो सादा कपड़ों में थे, तो अब जो फैसले अब आ रहे हैं, आप समझते हैं कि ये सारे फैसले इंडिपेंडेंट हैं? कल कला को जब तारीख लिखी जाएगी या आपकी कुछ किताबें आएंगी तो उसमें कुछ अदरवाइज बात नहीं की गई होगी, मेरिट डिस्कशन हुई होगी, इस पे गाइड कीजिएगा प्लीज। फ़ाज़ जी, बात यह है कि जब इमीडिएटली कोई वाक़यात हो रहे होते हैं तो स्टेक होल्डर्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई भी जो मामलात हैं उनको पब्लिक में ना लाया जाए। तो फिर जब वक्त गुज़रता है तो जो करैक्टर्स हैं वो ख़ुद बोलते हैं और बताते हैं। फौरी तौर पे आप ये कहें कि जी बिल्कुल सब कुछ ठीक हो रहा है, कि जी कोई मुदाखलत नहीं हो रही, या अदलिया भी बड़े भरपूर और इंडिपेंडेंट फ़ैसले कर रही है, तो आप कह सकते हैं सारी ये बातें, लेकिन टाइम वो बता देता है कि क्या हुआ, क्या था और किसने क्या रोल प्ले किया था। गवर्नमेंट आपको, आपके हिसाब से शाह साहब, गवर्नमेंट क्या सोच रही है इस वक्त? गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है? वैसे मुझे बता दें, अगर एग्जिस्ट करती है तो मेरे लिए खबर होगी। नहीं, मैंने कहा यही गवर्नमेंट को ना एतराज हो कि हमारा डिस्कशन ही नहीं करते, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं, आप हैं खान साहब बैठे हैं। एजाज ने अपने पहले फिक्रे में बता दिया था कि शहबाज शरीफ साहब गैर फाल वजीर आज़म है, तो आपको उन्होंने तो पहले फिक्रे में एक्सप्लेन कर दिया था कि गवर्नमेंट क्या। मैंने कहा इब्तदाइया है, शायद आहिस्ता आहिस्ता वो कोई गवर्नमेंट का रेट उन्हें नजर आया या कुछ। इतनी खामोशी गवर्नमेंट की तरफ से, आप ये इसकी क्या वजह लगती है? या कोई वेट एंड सी, जैसे खान साहब फरमा रहे हैं कि वेट एंड सी का एक है फैक्टर बीच में? देखिए फ़ाद भाई, बात यह है कि इस वक्त बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हाइब्रिड सिस्टम था इमरान खान साहब के दौर में। वो गलत नहीं कहते थे। वो जो सिस्टम था ना हाइब्रिड के, आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर है, आपके पास एक पार्लियामेंट है, आपके पास एग्जेक्टिव के इदारे हैं, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट कोई और कर रहा है, फैसले कोई और कर रहा है। इस वक्त एग्जैक्टली वैसी सूरत हाल है कि हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, हमारे यहाँ एक नाम लेने को एक पार्लियामेंट भी मौजूद है, बाकी इदारे भी हैं, लेकिन जो एक्चुअल फैसला साजी है इश्यूज़ के ऊपर वो इन लोगों के हाथ में नहीं है। जो की इश्यूज़ हैं वो कोई और डिसाइड कर रहा है। तो वेट एंड सी तो तब किया जाता है कि जब आपने कोई रोल प्ले करना हो। अनफॉर्चुनेटली आपने तो अपने सारे इख्तियारात जो हैं वो सरेंडर कर दिए हुए हैं। आपने जो जुडिशरी है वो तो ज़ाहिर एक अपनी रेजिस्टेंस कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी अपनी लड़ाई है वो लड़ रही है, लेकिन एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव को थाली में रख के आपने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी और के हवाले कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये तो बातें हैं कि वो वेट एंड सी कर रहे हैं। आई थिंक सो फैसला साजी कहीं और है। ये तो सारी डिफेंड करने वाले डिफेंडर्स हैं, इनको कहा जाएगा कि इसको डिफेंड करें तो वो उसको डिफेंड करने लग पड़ेंगे, इन्हें कहा जाएगा कि मुखालफत करें तो मुखालफत करने लग पड़ेंगे।
बिल्कुल सही हो गया। आखिरी बात जो मुझे आपसे जाननी है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई नया रगड़ा आ रहा है या हालात नॉर्मल होने जा रहे हैं? ये अभी चूंकि अहमद मीर साहब ने ट्वीट किया है और यही सवाल उन्होंने पब्लिक से पूछा है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। देखिए, बात यह है कि जब पहले तो तहरीक इंसाफ एक पंचिंग बैग बनी हुई थी और लड़ाई बराह रास्त उधर हो रही थी, लेकिन मैंने जिस तरह के आपको अर्ज़ किया बतौर तालिब इल्म कि अब वो लड़ाई का समत कोई और हो गई है, तो जब लड़ाई की समत कुछ और हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में वो उस तरह का पंचिंग बैग नहीं रहता। लेट्स सी कि आगे क्या होता। जी खान साहब, क्या आप देख रहे हैं आगे क्या व्हाट्स नेक्स्ट? और मेरी- कोई दोबारा रगड़ा आ रहा है, कोई तगड़ा रगड़ा, या कोई रिलीफ मिलता शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हालात हो जाएंगे? अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे अभी रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि जिस तरफ जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों इमरान खान और उधर से इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत दोनों अपनी रेड लाइन इतनी बार और इतनी सख्ती से अबूर कर चुके हैं कि अब वहाँ पे कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में वो सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। जरदारी साहब भी कहते हैं कोई आसमानी सिफा नहीं होता, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि फौरी तौर पे रावी कोई चैन लिखे। रगड़ा नया आ सकता है, लेकिन अभी रिलीफ कोई नजर नहीं आएगा। अच्छा एजाज सईद साहब, ये कोई ऐसा कोई किरदार भी होगा जो बीच बिचाव करवाए, आग थोड़ी ठंडी करे, कोई कंसेंसस डेवलप करे, कुछ इस तरह के किरदार भी एक्टिव होंगे, काम कर रहे होंगे? कोई आपको फुटप्रिंट्स मिले इस तरह के सहरा में? बिल्कुल ऐसे किरदार काम कर रहे हैं। कहां तक पहुंचा देखिए, ऐसे ब्रीजिंग, किरदार काम आग कर रहे ठंडी होते करने हैं। में उन क्या कर रहे हैं? किरदारों का जो सबसे पहला असूल होता है, देखिए ना, ऐसे किरदार तो हमेशा काम कर रहे होते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जो बताई बात कि ऐसे किरदारों का जो असूल नंबर 1 होता है वो सीक्रेसी होता है। तो इस वक्त एक अटैम्प्ट ज़रूर की गई है और वो अटैम्प्ट कामयाब किसी हद तक हुई भी है कि ये चीज़ जो डाइवर्ट हो जाए, ये सिचुएशन तो डिफ्यूज़ हो जाए, वो काफ़ी हद तक हुई भी है। लेकिन फिर एक नई सिचुएशन भी डेवलप हो गई है, तो लेट अस सी क्या होता है। नहीं, ये बात थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? अगर उन्हीं हदूद में रह के जिस हदूद में आप कर रहे हैं तो ज़रा आसानी रह जाएगी। मुझे भी समझ नहीं आई, आपके देखने वाले, आपके प्रस्तार जितने भी दुनिया में हैं उनको भी समझ नहीं आई। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम चलता रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बात को इतना बेहतरीन समझे। ठीक है, मैंने कहा हदूदों के यूज में रह के मैं वही अर्ज कर रहा हूँ मैंने तो कि पहले अर्ज किया है। मैं तो कोई आपसे एडवेंचर नहीं करवाना चाह रहा ना, मैं एडवेंचरिज्म की सहाबत पे यकीन रखता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खान साहब, वो कह रहे हैं कि आग ठंडी करवाने वाले किरदार फिर रहे हैं, मार्केट में मौजूद हैं, लगे हुए हैं। साहब, मैं अर्ज करूं कि एजाज सैयद साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ी सी इसमें अगर तरमीम, अगर आप इजाजत नहीं, दें, आपका राइट है। मैं तो ये कहता हूं कि वो मौजूद नहीं होते, बल्कि जब इस तरह का काम शुरू किया जाता है तो उनमें वो किरदार शुरू में ही डाल दिए जाते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत उनको उनसे काम लिया जा सके, उनको इस्तेमाल किया जा सके। तो अगर आपको याद हो, बिलावल भुट्टो ने जो कहा था कि अली अमीन गंडापुर भी बी टीम है, तो आप ये ना भूले, आप ये ना समझे कि खान साहब के इर्द गिर्द ऐसा कोई किरदार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान यकूब खान साहब, आपका शुक्रिया। एजाज सईद साहब, आपका शुक्रिया। साहब, आपका शुक्रिया। और जब भी आग लगती है तो डेजर्ट में आप जाएं, सहरा में जाएं, तो फुटप्रिंट्स नज़र आते हैं। कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठंडा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोग मार्केट में होते हैं। उनकी जो मेहनतें हैं कितनी बाराबर होंगी, कितनी नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।